हेलो नमस्कार साथियों दोस्तों, आज से अपने जो साइकोलॉजी के मॉडल पेपर करने वाले हैं जिसमें रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। इसमें टोटल 30 प्रश्न होंगे और पूर्णतः सिलेबस पर आधारित होंगे। जो आपके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 है उसके अंदर जो पेपर आते हैं उसी के आधार पर ये मॉडल पेपर होने वाला है। तो साथ साथ में आप भी इसके आंसर दीजिएगा और साथ में आप अपना देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। आपका पहला मॉडल पेपर है, इसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा, जो भी प्रश्न पढ़ रहे हो तो अच्छी तरह से पढ़ना। देखो व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछ रहे, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब यहां से देखिए, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है ये अगर आपको पता है तो यहां से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत व्याख्या करना किसी भी चीज की या अनुभव के आधार पर कोई चीज को बता रहा है या व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है कोई भी चीज, यानी कि उसके मन के आधार पर कोई चीज हो रही है, वो क्या होगा, व्यक्तिनिष्ठ हो गया। अगर निरीक्षण की बात करें, एक सामाजिक विधि है ये, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ विधि है। बहिर्दर्शन भी एक वस्तुनिष्ठ हो गया, यानी कि बाहरी एक सामाजिक विधि है। और प्रयोगीकरण नहीं हो सकता, यानी कि अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि इंग्लिश में अगर देखें अपने, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, अंतर्दर्शन, यानी कि व्यक्ति खुद की मनोदशा के आधार पर किसी चीज की व्याख्या कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो एक व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। क्या हो गया, व्यक्तिनिष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि हो गया, अंतर्दर्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि अल्बर्ट बांडुरा, जितने भी साइकोलॉजिस्ट है इसके संबंध आप याद रखना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारवादी है, मनोलैंगिक विकास है या सामाजिक अधिगम विकास है। तो आपने देखा होगा कि संज्ञानात्मक विकास का के बारे में अगर बात करें तो ये प्याजे का आता है, प्याजे का व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी की अगर बात करें तो थॉर्नडाइक वगैरह ये आ जाएंगे। मनोलैंगिक है तो फ्राइड का आता है। तो अल्बर्ट बांडुरा का क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जहां भी आएगा वो क्या हो जाएगा, अल्बर्ट बांडुरा का आ जाएगा। यानी कि एक इसने प्रयोग किया था, बेबोडोल प्रयोग, याद रखना बेबोडोल प्रयोग जब भी आएगा आपको तो अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। और इसके अंदर 4 इसके सोपान बताए गए हैं। सोपान कौन कौन से होते हैं, अवधान, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि 4 सोपान है, इनको क्रम में लिखिए। याद रखना अल्बर्ट बांडुरा के 4 सोपान है। पहला सोपान है कि अवधान, पहला सोपान है अवधान। अवधान, ठीक है, अवधान पहला सोपान हो गया। दूसरा स्मृति, स्मृति दूसरा सोपान है। और अनुकरण करना, यहां से प्रश्न बनते हैं, अनुकरण करना, याद रखना अनुकरण करना, ठीक है। थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है अच्छी तरह से, अनुकरण करना, अनुकरण हो गया। और चौथा आ गया अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, याद रखना अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, 4 सोपान है इसके। अभिप्रेरणा, अवधान का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को देखना और उसको स्मृति में लाना, फिर उस जैसा करने की कोशिश करना और उसी करने में सफल हो जाती है तो अभिप्रेरणा मिलना। तो इस प्रकार के ये 4 सोपान होते हैं अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम में पठार निम्न में से किसी कारण आता है। पठार आता है यानी कि सीखना बंद करना, किस कौन सी कंडीशन होती है कि जो बालक सीख रहा है तो सीखना बंद कर देगा। इसमें क्या होगा, किस वजह से जो पठार आती है। 4 आपके पास ऑप्शन है, थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा है, थकान है, अभिप्रेरणा है, रुचि द्वारा, परिपक्वता द्वारा। पठार का मतलब क्या हो गया, बच्चा सीखना बंद कर देता है, यानी कि उससे उत्साह में की कमी हो जाती है, या फिर प्रयास की कमी है, या दक्षता के स्तर पर पहुंच जाना, या फिर ऊब या थकान या लक्ष्यों की कमी के कारण उसमें क्या होता है, पठार आ जाता है कमी। यानी कि अभिप्रेरणा, अगर उसको अभिप्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है तो वो सीखेगा। रुचि है, अगर इंटरेस्ट किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो भी सीखेगा। और अगर वो परिपक्वता हो गया तो भी सीखने की कोशिश करेगा। परंतु थकान एक ऐसा शब्द है, थकान है, इसमें थकान आ जाती है तो बालक में वो सीखना बंद कर देता है, तो पठार आ जाएगा, थकान के कारण आ जाएगा। याद रखिएगा, पठार आते हैं जो उत्साह की कमी हो जाती है, तो या प्रयास की कमी है, या दक्षता के स्तर पर पहुंच जाना, यानी कि वो इतना सीख चुका है अब आगे उसकी मन नहीं कर रहा कि आगे और इसके बारे में सीखे, या फिर ऊब है, थकान है, या लक्ष्यों की कमी है। इस प्रकार के जो कंडीशन बनती है वहां पर क्या आता है, अधिगम में पठार आता है। चलिए नेक्स्ट है,
दर्पण चित्रण परीक्षण किससे मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दर्पण चित्रण यानी कि मिरर ड्राइंग। साइकोलॉजी में याद रखना, साइकोलॉजी में करो तो इंग्लिश वर्ड भी वर्ड कई बार पढ़ लिया करो, क्योंकि मिरर ड्राइंग अधिकतर बुक्स में ये दे रखा है कि मिरर ड्राइंग, ये समझ नहीं आता। इंग्लिश में दर्पण चित्र है और इंग्लिश में मिरर ड्राइंग चित्र है। तो ये किसके लिए होता है? सृजनात्मकता है, अधिगम अंतरण है, अभिरुचि को या अधिगम की गति को। तो ये याद रखना, ये होता है अधिगम अंतरण को। दर्पण चित्रण जो यूज किया जाता है अधिगम अंतरण को, उनकी अधिगम सीखने के लिए यूज किया जाता है। एक दर्पण होता है, उसके सामने बालक को बिठा दिया जाता है और उसमें जैसा कर रहा है उसका दिखाया जाता है, तो इसमें उसको थोड़ा अंदाजा होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार की कंडीशन इसमें पैदा होती है, इसमें हो जाएगा अधिगम अंतरण हो जाएगा, अधिगम अंतरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए ये बताइए आप 5 नंबर प्रश्न बताइएगा, इसमें क्या आंसर होगा। 5 नंबर देखिए, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके लिए किया जाता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके लिए किया जाता है? अभी क्षमता है, अभिरुचि है, व्यक्तित्व है या बुद्धि है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण इसलिए किया जाएगा, देखिएगा क्लाउड पिक्चर जो परीक्षण होता है यह हो जाएगा व्यक्तित्व के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व की पहचान के लिए क्लाउड पिक्चर परीक्षण किया जाता है। 5 वर्ष के मोहन की आयु, मानसिक आयु 8 वर्ष तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि याद करने के लिए क्या करते हैं? मानसिक आयु कितनी है उसकी? 8 वर्ष है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करते हैं, तो कर लो आप 8 बटा क्या करोगे 5 वर्ष का वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष है, इंटू में 100 करो, कितना आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो काट दो यहां से, कितना हो जाएगा? बी 500 8 दूनी 160, तो आ जाएगा उसकी बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगी? 160 हो जाएगी। ये फॉर्मूले याद रखना, इस प्रकार के फॉर्मूले भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि बुद्धि लब्धि याद करने का फॉर्मूला क्या, सूत्र क्या है। तो ये क्या आता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 लगाते हैं, तो ये आपका 160 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर बुद्धि मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर दर्शाता है? यानी कि प्रशिक्षण ऐसा बालक कौन सा होगा जिसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है? आपने पढ़ा होगा 4 तरीके से होते हैं। एक शिक्षण योग्य जिसको शिक्षण दिया जा सके, एक प्रशिक्षण योग्य होता है, एक निर्भर रहने वाले होते हैं, निर्भर रहते हैं दूसरों पर, एक जीवन भर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के 4 आयु स्तर होते हैं। इसमें देखिएगा आयु स्तर 20 से कम, इसमें याद रखना अगर 20 से आईक्यू उसका 20 से कम है तो वो क्या रहेगा? जीवन भर निर्भर रहेगा, यानी कि अति गंभीर बालक होता है, इसको प्रोफाउंड बोलते हैं। एक होता है 20 से 35 जिसका आईक्यू होता है, 20 से 35 जिसका आईक्यू होगा वो क्या रहेगा? स्लो होगा, गंभीर होगा, निर्भर रहने वाले बालक होते हैं, निर्भर रहने वाले निर्भर रहते हैं। एक होता है, इसके बाद होता है 36 से 51, 36 से 51 होता है। ये जो बालक होते हैं साधारण बालक होते हैं, मॉडरेट जिसको बोलते हैं, ये प्रशिक्षण योग्य होते हैं। 36 से 51 इसमें कौन सा सेट बैठा? 36 से 51 प्रशिक्षण योग्य। देखो 1 नंबर इसमें सेट बैठा, 36 से 49 दे रखा, 36 से 51 है, तो ये हो जाएगा साधारण बालक होंगे, यानी कि मॉडरेट होंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। फिर आता है 51 से लगभग 68 तक 69 तक आता है। ये बालक जो होते हैं ये शिक्षण योग्य होते हैं, इनको पढ़ाया जा सकता है कुछ हद तक। 51 से 60 तक इन बालकों को क्या बोलते हैं? मिल्ड बोलते हैं, अल्प बालक बोलते हैं। तो 4 कंडीशन आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए इसका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए ये बताइए मेरे को नेक्स्ट 7 नंबर आप बताइएगा। रोरशा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोरशा बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, रोरशा इंक ब्लास्ट टेस्ट है, किसके लिए किया जाता है? जिसको क्या बोलते हैं? आईबीटी टेस्ट। आईबीटी टेस्ट इंग्लिश में मिल सकता है, आईबीटी टेस्ट याद रखना, आईबीटी टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? ये किया जाता है व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। हरमन रोरशा के द्वारा दिया गया, हरमन रोरशा के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, हरमन रोरशा व्यक्तित्व के लिए। इसके अलावा सीएटी टेस्ट है, आईबीटी है, एससीटी है, रोजनविंग टेस्ट है, ये सारे सारे किसमें आते हैं? व्यक्तित्व के मापने के लिए आते हैं, याद रखना, व्यक्तित्व को मापने के लिए। चलिए यह विस्मृति का कारण नहीं है, विस्मृति भूलना, इट इज नॉट यूज ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने का कारण नहीं हो सकता।
मानसिक द्वंद्व है, स्मरण करने की इच्छा है, सीखने की दोषपूर्ण विधियां है, या सीखने में कमी है। ये विस्मरण का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है बताइएगा। मानसिक द्वंद्व अगर हो जाता है तो भूलेगा, कौन सी चीजें याद रखिए, कौन से याद रखना है, कौन सी भूलनी है। स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियां होगी तो वहां पर विस्मरण लगेगा। सीखने की कमी है तो कोई चीज बात याद नहीं रहेगी, परंतु स्मरण करने की इच्छा है बालक में तो वो इसको याद रहेगी, उसको क्या भूलेगा नहीं। तो ये हो जाएगा विस्मरण का कारण नहीं है, तो स्मरण करने की इच्छा विस्मरण का कारण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से समझता है वह क्या कहलाती है। तो क्या हो जाएगी, ज्यामिति है, गणित है, समाविता है, सांख्यिकी है। तो इस प्रकार को क्या कहेंगे, सांख्यिकी। इसे क्या करेंगे, सांख्यिकी होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, संख्यात्मक पद्धति को एकत्रित करने आता है, विभाजित करना, उसको प्रस्तुत करना, तुलना करना, कोई चीज की तुलना कर रही है, छोटा है या बड़ा है, व्याख्या करने की विधि क्या कहेंगे, सांख्यिकी कहेंगे। स्टैटिक्स इसको कहते हैं, स्टैटिक्स। क्या हो जाएगा, 10 का 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन से भिन्न है, यहां से देखिए भिन्न है, आपको 4 दे रखा है। रेवन का परीक्षण है, 16 पीएफ है जो कैटल का है, ड्राई मेन है, टीएटी परीक्षण है। 4 आपके पास परीक्षण है जो मिला के दे दिए। व्यक्तित्व के बारे में भी है कुछ इसमें परीक्षण, और बुद्धि के है। आप करना बुद्धि के जितने भी परीक्षण है और व्यक्तित्व के परीक्षण उनको अलग कर लेना, ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन न हो। इस प्रकार का प्रश्न आपके बन सकता है। ये मॉडल पेपर है जो यूपी टेट में 2022 में आया हुआ है। चलिए इसमें देखिएगा, रेवन का परीक्षण जो होता है बुद्धि परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। 16 पीएफ परीक्षण ये व्यक्तित्व के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या था 16, ठीक है, उपलब्धियां होती है टोटल। इसमें याद रखना 15 + 1 याद रखना। 15 तो व्यक्तित्व के बारे में बताई गई है, अब 1 इसमें उपलब्धि बताई गई है बुद्धि के बारे में बताई गई है। सबसे ज्यादा प्रभावी क्या कौन सा हो गया इसमें, ये हो गया व्यक्तित्व, तो ये व्यक्तित्व के लिए होगी। और ड्रा ए मेन परीक्षण याद रखना, ड्रा ए मेन बुद्धि के लिए है, टीएटी परीक्षण व्यक्तित्व के लिए। इसमें देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया, 2 जो है ये बुद्धि के लिए है, 2 व्यक्तित्व के लिए है। ये डिलीट होने क्वेश्चन योग्य है, क्योंकि 2 दे दिया। वैसे तो आप याद रखना, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है जो आया हुआ है। रेवन का बुद्धि का है, 16 पीएफ। व्यक्तित्व का है ड्रा ए मेन परीक्षण, ड्रा ए मेन परीक्षण है, ये बुद्धि का है, और टीएटी व्यक्तित्व का है परीक्षण। ठीक है, इसमें अगर माने अपने तो इसका ड्रा ए मेन हो सकता है। ठीक है, वैसे 2 व्यक्तित्व के है, 2 ही बुद्धि के है, तो ये डिलीट क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, डिलीट माना गया था क्वेश्चन। आपको केवल याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है, मध्य याद करना है, इनकी मीडियन माध्यिका याद करनी है। माध्यिका क्या होती है, जो संख्या दे रखी है उनको आरोही या अवरोही में लिखते हैं, और बीच वाली संख्या अगर सम संख्या है तो 2 संख्या बीच वाले लेते हैं, और विषम है तो बीच वाली संख्या ही वो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 संख्या हैं, तो 2 इधर छोड़ती, 2 इधर छोड़ती, तो 9 और 10 का जब मीन करते हैं, भाग लाते हैं 2 का, तो 9.5 प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन है, किसने दिया था। देखो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत है, हेगार्टी है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, स्किनर है, थोर्नडाइक है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के बारे में अपने किसको पढ़ते हैं, गेस्टाल्टवादी को पढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने दिया गया। चलिए नेक्स्ट बताइए आप, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मूल प्रवृत्ति से क्या संबंध होता है, और मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई है, यहां से भी याद रखना, मैकडूगल के द्वारा दी गई है। संवेदना है, चिंतन है, स्वेंग है, या संज्ञान है, क्या संबंधित होगा। चलिए बताइए आप। जो मूल प्रवृत्ति हो क्या होती है, जैसे मूल प्रवृत्ति पलायन है, पलायन के मूल प्रवृत्ति से क्या पैदा होगा, स्वेंग परिवर्तन हो, स्वेंग होगा भय, जैसे युद्ध सा है, यानी कि युद्ध करने की इच्छा से स्वेंग कौन सा उत्पन्न होता है, क्रोध है। भोजना विशेष है, भोजन की इच्छा हो रही है तो क्या होगा, भूख लग रही है उसको, यानी कि स्वेंग से संबंधित है। स्वेंग मूल प्रवृत्ति जो होती है स्वेंग से रिलेटेड होती है। मूल प्रवृत्ति याद रखना स्वेंग से, जो कि मैकडूगल के द्वारा बताई गई है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, व्यक्ति के से संबंधित होती है ये। ठीक है, मूल चीज होती है, जन्म के साथ ही इसके साथ आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व संवेदन अनुभव के आधार, पूर्व अनुभव उसके आधार पर उसकी संवेदना को अर्थ प्रकट करना, उसको पूर्व अनुभव है उसके आधार पर संवेदना का अर्थ प्रकट करना, तो क्या हो जाएगा? देखो, वे प्रेरणा है, कल्पना है, संवेदना है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा इसका। इनके पूर्व अनुभव के आधार पर है, पूर्व अनुभव के आधार पर, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जो पिछड़े बालक है उसके लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बटन हॉल है, सोनेल है, सीरिल भट्ट है और गार्डन है। तो याद रखना इसमें शैक्षिक जो उपलब्धि की अवधारणा दी गई है सीरिल भट्ट के द्वारा दी गई है, सीरिल भट्ट के द्वारा, सीरिल भट्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण से भिन्न होगा, जो परीक्षण अपन कराते हैं उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? ठीक है, ये शिक्षण वीडियो से संबंधित है। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए या अभिक्षमता होना चाहिए। भिन्न कौन सा होगा? देखिए, हम जब परीक्षण करेंगे किसी का, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इनके वो सभी पर लागू होना चाहिए, वेद भी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, बार बार अगर उसका यूज करें तो सेम विस्तार सुनाना चाहिए। तो अब देखो, एप्टीट्यूड दे रखा है, एप्टीट्यूड यानी कि अभिक क्षमता, ये संबंधित इससे नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 17 का 3 नंबर हो जाएगा, 17 का 3 नंबर हो जाएगा। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर अगर नहीं है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, कह दूंगा टेक्निकल टीम को, वहां से इसको डाल देंगे टेलीग्राम पर। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? 4 सिद्धांत आपके पास है, तो बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा? तो जितने भी सिद्धांत व्यक्तित्व को दे रखे हैं, बुद्धि को दे रखे हैं, उनको अलग अलग लिख लेना, अलग अलग याद करना, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के से है, कौन सा बुद्धि से, इस प्रकार के मोस्टली प्रश्न बनते हैं। प्रत्यागमन सिद्धांत है, द्वितत्व सिद्धांत है, बहुतत्व सिद्धांत है, एक तत्व सिद्धांत है। कौन कौन सा इससे संबंधित नहीं होगा? आपने पढ़ा होगा, एक तत्व सिद्धांत पढ़ा हुआ, ये किसके द्वारा दिया गया है? बिन्ने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा दिया गया एक तत्व सिद्धांत है, जो बुद्धि से पढ़ते हैं अपने। बिन्ने के द्वारा, टर्मन और स्टर्न 3 थे, इनके द्वारा दिया गया है। बहुतत्व बहुत बार इसमें प्रश्न बनता है कि बहुतत्व सिद्धांत इसके द्वारा दी है, क्योंकि बहुतत्व सिद्धांत के पूछने का कारण भी एक है, क्योंकि बुद्धि से संबंधित है। एक तो क्या हो जाएगा? बुद्धि से रिलेटेड है, और दूसरी बात इसमें ये आती है क्योंकि इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है, इसमें थॉर्नडाइक का नाम आता है, क्योंकि थॉर्नडाइक अपने क्या मानते हैं? व्यवहारवादी है, तो इसकी वजह से पूछा जाता है। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, एक तत्व सिद्धांत बिन्ने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा दिया गया है, और द्वितत्व सिद्धांत है इसके द्वारा दिया गया है, स्पीरमैन के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। वो प्रत्यागमन सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता है, और 3 ये है, तीनों बुद्धि के सिद्धांत है। इसके साथ ही याद रखना, तर्क एवं ठोस का बुद्धि का सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया है, तर्क और ठोस का सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? निलिका विहीन ग्रंथियां होती है, और एक बाह्यस्रावी होती है, निलिका युक्त ग्रंथि होती है। तो कौन सी ग्रंथि नहीं होगी? लार ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एंड्रिनल ग्रंथि है। तो याद रखिए थायराइड, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या होती है? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, प्याजे के अनुसार कितनी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी अवस्था दी गई है। प्याजे के अनुसार 4 अवस्था दी गई है, आप कमेंट में बताइएगा कौन सा होगा इसके। द्वितीय अवस्था पूछ रहा है, द्वितीय अवस्था पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है, या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, या संवेदनात्मक गामक अवस्था है। इंग्लिश वर्ड इनकी याद रखना, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीटिव ऑपरेशनल है, या सेंसरी मोटर स्टेज है। तो 4 अवस्था बताई गई है, 0 से लेकर 2 वर्ष के है, एक 2 से 7 वर्ष है, और 7 से 11 वर्ष है, और 11 से 18 वर्ष है, 11 से 18 वर्ष है, 11 से 18 वर्ष है, ये 2 बताई गई है, ठीक है। 0 से 2 वर्ष बताई गई है, 2 से 7 है, और 7 से 11 है, और एक बताई गई है 11 से 18, ठीक है। 4 बताई गई है, 4 अवस्था बताई गई है। इसमें 2 वर्ष, पहली अवस्था आती है सेंसरी मोटर अवस्था,
आती है ये 0 से 2 वर्ष की। दूसरी अवस्था कौन सी प्री ऑपरेशनल आएगी। और तीसरी आती है कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संग्राहक अवस्था आती है। और चौथी अवस्था आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। तो 4 अवस्था होती है। तो द्वितीय अवस्था के बारे में पूछ रहा है तो 2 से 7 की कौन सी आ जाएगी, पूर्व संग्राहक अवस्था आ जाएगी। पूर्व संग्राहक अवस्था, अवस्था को बारे में याद रखना और इसका टाइम पीरियड याद रखना, ये मोस्टली प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई है, मैकडूगल के द्वारा दी गई है। एक प्रमुख विशेषता कौन सी है जो पाई जाती है, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात प्राकृतिक होती है, केवल चूहे तथा बिल्लियों में पाई जाती है, केवल कलाकारों में पाई जाती है, केवल मनुष्य में। ये क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। जब बालक जन्म लेता है तो उसके साथ जीव आती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है। याद रखना, जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है। 1 नंबर इसका हो जाएगा। और मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होगी, संवेग से होगी और मैकडूगल के द्वारा ये की गई। 22 नंबर देखिएगा। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। किसके अधिकार है, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 45 में है, अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 21A में है या अनुच्छेद 26 में है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए बालकों के लिए किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में के लिए दिया गया है। इसमें रोजाना आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा, रोजाना नहीं तो 2-3 दिनों से एक मॉडल पेपर मिलेगा, क्योंकि इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे 30 प्रश्न होंगे। और जो आपकी पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है, जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो पूछे जाते हैं, जितने भी टेट होते हैं राज्य के हैं या अदर स्टेट के हैं, तो सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन शामिल होंगे। देखो, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। क्रेसमर ने किसके द्वारा किया, गोलकाय है, सुडोलकाय है, लंबकाय है। अब ये अगर याद नहीं हो तो इंग्लिश बड़े वाले याद रखना, सेल्डन के हैं, क्रेसमर के हैं। इंग्लिश शब्द याद रखिएगा। पिकनिक प्रकार का है, एथलेटिक प्रकार का है, स्थैनिक प्रकार का है। तो ये दिया गया है क्रेसमर के द्वारा दिया गया। ऑल ऑफ द टीचर हो जाएगा इसका। इसके अलावा सेल्डन के द्वारा एंडोमॉर्फिक है, मिजोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है। इनके आप इंग्लिश वर्ड याद रखना, थोड़े हिंदी वर्ड जो होते हैं अलग अलग थोड़ा सा दे देता है। यहाँ पर तो गोलकाय, डोलकाय और लंबकाय लिख रखा है। पिकनिक, एथलेटिक, स्थैनिक का ये है, क्रेसमर के है। और एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक है और एक्टोमॉर्फिक आता है तो वो क्या हो जाएगा, सेल्डन के हो जाएगी। तो इसमें सभी हो जाएंगे ये सभी। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। टीईटी का परीक्षण किस में किया जाता है, टीईटी का परीक्षण दे रखा है। टीएटी नहीं है, याद रखना, टीएटी नहीं है, टीईटी परीक्षण है। तो टीईटी परीक्षण किसमें किया जाएगा, ये परीक्षण किया जाता है एप्टीट्यूड में किया जाता है, अभिक क्षमता। याद रखना, टीईटी का उद्देश्य अभिक क्षमता यानी कि एप्टीट्यूड का मापन करना होता है। एप्टीट्यूड का मापन इसमें किया जाता है। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संगणन का सिद्धांत होगा, किसकी व्याख्या करेगा, अभिप्रेरणा है, सृजनात्मकता है, स्मृति है, अधिगम है। संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो इसमें याद रखिएगा संगणन का सिद्धांत है अभिप्रेरणा की व्याख्या करते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। 26 नंबर प्रश्न बताइएगा कमेंट में, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा। खेल एवं व्यायाम है, वातावरण है, या सभी है, या वंशानुक्रम है। क्योंकि जब शारीरिक विकास आता है, बात आती है, तो खेल एवं व्यायाम से शारीरिक विकास प्रभावित होता है, वातावरण से भी प्रभावित होता है। शारीरिक विकास, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, इस प्रकार का मौसम के अनुसार, ठीक है, वातावरण के अनुसार विकास प्रभावित होगा। वंशानुक्रम, माता पिता की स्थिति किस प्रकार की है, लंबी है तो बच्चा लंबा पैदा होगा, बोनी है तो बोना पैदा होता है, इस प्रकार की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, इस पे सभी प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न बताइएगा, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। ये आ गया अपना बुद्धि लब्धि का सूत्र याद करना। वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100 है, या वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु है, या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 इंटू दे रखा है, या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 है। तो आपने पढ़ा क्या है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु अम्य अपॉन सी इंटू 100, ये हो जाएगा 4 नंबर इसका आंसर। 4 नंबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। पिछले अपने प्रश्न पढ़ा था, इस प्रकार का आया था, आयु दे रखी थी, मानसिक आयु वास्तविक आयु दे रखा था,
और बुद्धि लब्धि पूछ रहा था, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, और इसमें फॉर्मूले टाइप भी प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न, 3 क्वेश्चन और हैं। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसकी है? चिंतन किसके द्वारा दी गई? विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसकी है? ये डेफिनेशन दी गई है, तो ये डीवी की तरह है, डीवी के द्वारा दी गई है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क होते हैं उसमें शामिल नहीं होगा। सामान्यीकरण है, प्रयोग करना है, कल्पना करना है, या अवलोकन करना है। तो सामान्यीकरण करना इसमें होता है, प्रयोग करना भी होता है, अवलोकन करना भी होता है। कल्पना शब्द इस प्रकार का शब्द इसमें नहीं होता है, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना इस प्रकार का शब्द इसमें नहीं होता है आगमनात्मक चिंतन में, तर्क में। देखिए सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या होता है? जो बात सीख रखी है उनको धारण करना और फिर उनको दोबारा उनको भूल जाना, पुनः स्मरण करना में असफल होना, यानी कि भूल गए बात तो क्या होगा? धारणा है, चिंतन है, स्मरण है, विस्मरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विस्मरण करना, फॉरगेटिंग, यानी कि भूल जाना, विस्मरण हो जाएगा। तो टोटल इसमें 30% थे। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसमें, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।